महादेव सुमन की बहन है। ये हमारे लिए सौभाग्य गौरवान्वित का विषय है कि ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हुए हो। आपने एमए अंग्रेजी और हिंदी 2 विषयों में एमए किया। एलएलबी, एलटी और पीएचडी आपकी अन्य शैक्षिक योग्यताएं हैं। पीजी डिप्लोमा पत्रकारिता डीलिट की मानद उपाधि आप प्राप्त कर चुके हो। आपकी प्रकाशित पुस्तकों की यहाँ पर लंबी लिस्ट है। राजभाषा के संदर्भ में आपकी अधिकांश किताबें हैं। आपके अनुदित पुस्तकें भी हैं। लेखन एवं प्रसारण के संदर्भ में है। आपको विभिन्न प्रकार के सम्मान भी मिले। लोक मंगल सम्मान आगरा, उत्तराखंड शोध संस्थान सम्मान, दून रत्न सम्मान, साहित्य श्री सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, इंडो अमेरिकन तथा एशियन पुस्तक हुजू में हिमाद्री रत्न सम्मान, टीका सम्मान, अखिल भारतीय हिंदी सेवी सारस्वत सम्मान, श्री हरि ठाकुर स्मृति सम्मान, उत्तराखंड संस्कृति सम्मान, उत्तराखंड रत्न सम्मान, हिमालय और हिंदुस्तान अवार्ड, भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग राजभाषा पुरस्कार, सृजन श्री सम्मान ताशकंद से, दून श्री सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान सिंगापुर से, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण सम्मान जो अभी आपको 2022 में ही प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आप विभिन्न पदों पर भी कार्य करते रहे। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल हिंदी अकादमी उत्तराखंड के सचिव पद पर, पूर्व निर्देशक उत्तराखंड भाषा संस्थान, पूर्व हिंदी परिशिक्षण अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून, सेवानिवृत्त वरिष्ठ उपनिदेशक आयकर निदेशालय नई दिल्ली। आपने सुमन सुधा वार्षिक और सुमन सुधा साप्ताहिक समाचार पत्र का भी संपादन किया। और आज आपकी जो महत्वपूर्ण किताब है उत्तराखंड की पत्रकारिता, उसका यहाँ पर लोकार्पण होगा, जिसके लिए मैं परिचर्चा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। सर, आप आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप आजकल गढ़वाल पोस्ट अंग्रेजी दैनिक पर में विशेष संवाददाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, जनसत्ता जागरण दिल्ली, अमर उजाला अमर उजाला देहरादून में जागरण के संपादक के प्रभारी रहे। अच्छा, अमर उजाला दिल्ली, ठीक है। आजकल दैनिक भास्कर में आप स्तंभकार हैं। हिमालय दर्पण में आप संपादकीय के प्रभारी भी हैं। हमारे अगले जो परिचर्चा में हैं श्री जितेंद्र अंथवाल जी। आप वर्तमान में पंजाब केसरी के डिप्टी न्यूज एंकर हैं और दूरदर्शन के क्षेत्रीय संभाग के एकांक के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इससे पूर्व आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिमालय दर्पण में कार्य किया है और आपने अपने पत्रिका का प्रारंभ भी दून दर्पण से किया है। तो मंच पर 2 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने पत्रिका का प्रारंभ दून दर्पण से किया है। अब आप सर अपना परिचर्चा का कार्य शुरू कीजिए। विमोचन के लिए आमंत्रित करता हूं सभी सदस्यों को।
हेलो 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 हेलो। हेलो। हालांकि उत्तराखंड का इतिहास सिर्फ 22 वर्ष का है और उससे पूर्व ये उत्तर प्रदेश का अविभाजित उत्तर प्रदेश का अंग रहा है, लेकिन अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता का इतिहास यहाँ पे बहुत पुराना है। सर्वप्रथम 1867 में यहाँ पे किसी अखबार का संचालन शुरू हुआ था। बीच बीच में जो है उस समय जर्नल के रूप में होता था। देहरादून, अल्मोड़ा और मसूरी शुरुआती पत्रकारिता के मुख्य केंद्र उत्तराखंड में रहे हैं। अब लेखक के लिए ये बड़ी चुनौती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा साहित्य पत्रकारिता के ऊपर, इतिहास के ऊपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसलिए संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसे लिखना इतना आसान काम नहीं था। उन्होंने अच्छा प्रयास किया है अपनी ओर से। तो आपको मैं ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि मूल रूप से तो आप पत्रकार नहीं, लेखक हैं। तो पत्रकारिता के इतिहास पर लिखने की आपने, और वो भी उत्तराखंड की पत्रकारिता पर लिखने की आपने कैसे सोचा? नमस्कार शर्मा जी, सिंह साहब और हमारे वरिष्ठ पत्रकार। तो जहाँ तक ये प्रेरणा वाली बात है, मूल रूप से तो मैं आयकर विभाग से सेवानिवृत्त हुआ, राजभाषा भी देखता था। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ और इसके साथ साथ मेरी पत्रकारिता में पहले से रुचि थी। मैं आगरा विश्वविद्यालय जब आयकर विभाग में था तो मैंने पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म किया। उसके बाद जो है, जब मैं सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सुमन सुधा साप्ताहिक जो है उसका प्रकाशन किया, और सुमन सुधा एक पत्रिका भी निकालता हूँ। तो साथ साथ ये लगा कि भाई हम उत्तराखंड में हैं, और पहले तो भारत की पत्रकारिता जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस समय की जो पत्रकारिता है वो राष्ट्रभक्तिपूर्ण थी, एक समर्पण भावना से मिशनरी के तहत जो पत्रकारिता होती थी। और यही स्थिति हमारी उत्तराखंड की पत्रकारिता में भी थी कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय की जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, जो वातावरण था, तो उस सबको उजागर करते हुए उत्तराखंड की पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण रही। और मेरा एक ये रहा कि मैं लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में, क्योंकि पत्रकारिता और साहित्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो ये सोचा कि मैं एक ऐसी की पुस्तक निकाले जिसमें सभी कुछ समाहित हो। पहले तो मैंने भारत की पत्रकारिता से शुरू की, और उसके बाद उत्तराखंड की पत्रकारिता, क्योंकि इसमें उत्तराखंड की पत्रकारिता में काफ़ी कम पुस्तक है और कुछ लिखी भी गई हैं, तो उन्हीं को समाहित करते हुए एक मेरा प्रयास है कि भाई किस ढंग से हमारी पत्रकार स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि उत्तराखंड की पत्रकारिता का 180 वर्ष पुराना एक इतिहास है, और उस इतिहास को समेटते हुए मैंने प्रयास किया कि भाई इसको एक पत्रकारिता की किताब स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद तक का एक प्रयास के रूप में आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। मैं उपेंद्र कुमार शर्मा। हेलो, मैं उपेंद्र कुमार शर्मा उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक जो डॉक्टर सकलानी जी ने लिखी है, इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया होगा। अब बहुत मतलब कार्य तो ये चुनौतीपूर्ण है, पर जिस इच्छा के साथ इन्होंने इसको पूर्ण करने का प्रयास किया है, संभवतः सबको ये मतलब पसंद आएगा। और मेरी इच्छा है कि सब इस उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पत्रिका का जो है वो मतलब अच्छी तरह वो करें। धन्यवाद। मैं अंतवाल जी से कहूँगा, क्योंकि अंतवाल जी को यहाँ पे देहरादून में एक पत्रकारिता का और सक्रिय पत्रकारिता का एक अच्छा स्तंभ माना जाता है, और वो देहरादून के इतिहास से भी भली भांति परिचित हैं। तो कुछ इस पुस्तक के बारे में और यहाँ की जो देहरादून, मसूरी और उत्तराखंड की जो पत्रकारिता है उसके बारे में जो पुस्तक में वर्णित है या नहीं भी पुस्तक में वर्णित है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद अरुण जी। आप सभी का नमस्कार सबको। दरअसल जब 1993 के आसपास हम लोग पत्रकारिता में आए थे, तो हम लोगों को
जो पढ़ते आए थे और जो सुनने को मिलता था, जहाँ भी सेमिनार गोष्ठियाँ वगैरह होती थी पत्रकारिता को लेकर खासकर, तो हमें आज़ादी से पहले की जो उत्तराखंड की पत्रकारिता थी उसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने, देखने को, पढ़ने को मिलता था। जो लेख भी मिलते थे वो उससे पूर्व के पत्रकारिता पर ही होते थे। उसके बाद आज से 2-4 साल पहले तक भी हम जब बात करते थे तो उत्तराखंड की जो पत्रकारिता की जब बात होती थी तो अल्मोड़ा अखबार से शुरू होकर और वो आज़ादी के आसपास तक जाती थी। जो उसके बाद का जो दौर था जिस पर काम होना चाहिए था, बहुत बड़ा एक दौर। उसके बाद दरअसल उत्तराखंड की जब पत्रकारिता की हम बात करते हैं तो वो कम से कम हमें 3 हिस्सों में बांटकर उसको देखना चाहिए। एक आज़ादी से पूर्व की पत्रकारिता, एक आज़ादी के बाद से 47 के बाद से, और आपके 80 के दशक तक जब तक दैनिक जागरण, अमर उजाला वगैरह ये मेरठ से जो क्षेत्रीय समाचार पत्र आने शुरू हुए, उनके संस्करण, गढ़वाल संस्करण वगैरह, वहाँ तक एक दूसरा हिस्सा। और उसके बाद जो है जो क्रांतिकारी परिवर्तन पत्रकारिता के क्षेत्र में हुआ, सूचनाओं के क्षेत्र में खासकर कहेंगे, तो वो तीसरा दौर होता है। उस तीसरे दौर का भी एक उपदौर हमारा जब राज्य बना और उसके बाद जो चैनलों के क्षेत्रीय चैनल जो शुरू हुए, वो एक अलग तरह का दौर आता, मतलब वो उसका एक उपदौर उसको कह सकते हैं। तो सकलानी जी का जो काम सकलानी जी ने किया है वो मैं इस किताब को देखा और इसको बीच में भी उन्होंने चर्चा की थी इस बारे में। तो उसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जहाँ आज़ादी से पहले का पूरा इतिहास को समेटने की कोशिश की है, वहीं जो आज़ादी के बाद का जो अखबार थे, जिनमें हम यहाँ देहरादून के, अगर हम देहरादून के संदर्भ में बात करें तो दून दर्पण, हिमाचल टाइम्स, जिसको हम पत्रकारिता की नर्सरी भी एक ज़माने में कहा करते थे, देहरादून में मानी जाती थी, तो वो जो दौर था जो लगभग गायब था, उसको लिपिबद्ध किया है, एक जगह लाए और संकलित किया है। ये एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, क्योंकि जो उसके बाद का जो आज का राज्य बनने के बाद ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेट और उसके दौर, गूगल का दौर जो आने के बाद का जो दौर है, उसमें तो आपको बहुत सारी सूचना आप आज के अखबारों के बारे में, किसी बारे में सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन जो बीच का हिस्सा था वो लगभग गायब था। वो हिस्सा आपने संकलित किया है, वो बहुत बेहतरीन काम एक हुआ है, जो हम लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा आगे जाकर, और जो शोधार्थी होंगे जो भविष्य में उत्तराखंड की पत्रकारिता को टटोलना चाहेंगे, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि उसमें बहुत सारी कुछ कमियां रह गई। कमियां ये रह गई कि जब आप एक काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूटती भी हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि अगले संस्करण में एक कारण ये भी रहा कि हमारे पास पूर्व में कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल बहुत कम लिखा थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा सुधार तो ये आगे के संस्करण में मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें और होंगी, तो ये अभी इसके और संस्करण आएंगे तो वो 28 तक का जो जी 72 से 2000 तक का जो पीरियड रहा ना करा उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने सूचियां दी हैं, कोशिश सारा की है। कुछ अच्छा वैसे प्रयास बहुत है अच्छा प्रयास ये मैं लेकिन और इसके अपनी बधाई तरह दूंगा। का चूंकि पहला प्रयास है इसलिए थोड़ी कमियां रहना स्वाभाविक है। और ये संदर्भ ग्रंथ फिक्शन नहीं होता, इसके लिए बहुत रिसर्च में, जैसा कि मुझे लगता है जैसे आपने अल्मोड़ा का भी जिक्र किया जो पहला अखबार माना जाता है उत्तराखंड का, और इसके अलावा मफसलाइट का जिक्र किया जो कि जॉन लैंग ने निकाला था। वैसे उसका प्रकाशन मुख्य रूप से मेरठ से हुआ था, हालांकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि मसूरी से हुआ था। मसूरी में उसके कुछ अंक निकाले जरूर गए थे, लेकिन वो मेरठ से निकाले गए थे। और जॉन लैंग की उस समय जो अंग्रेजी में मसूरी से अखबार छपते थे वो बेसिकली बुलेटिन टाइप के होते थे, नोटिस बोर्ड होते थे। मेरा मानना ये है क्योंकि उनमें कब किसी का विवाह परिवार में होने वाला है, कब कोई फंक्शन होने वाला है, उसकी सूचना अधिक होती थी। इसीलिए वो उनमें से एक भी अखबार ऐसा नहीं था जो लंबे समय तक टिका हो। अंग्रेजी में बहुत अखबार निकले मसूरी से, लेकिन उसमें एक भी लंबे समय से तक इसीलिए नहीं टिक पाया कि उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती थी इवेंट्स की। समाचार के रूप में बहुत कम चीज़ें होती थी, और वो चूंकि आज उनकी कॉपीज भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ आपकी चुनौतियाँ कितनी विषम रही होंगी। एक थोड़ा सा इसमें जोड़ा जा सकता है अगले संस्करणों में, थोड़ा सा सुधार के लायक, क्योंकि उत्तराखंड के राज्य के गठन में पत्रकारिता का बहुत आंदोलन में भी पत्रकारिता का बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब चूंकि 1980 के दशक से पहले, जब जैसे इन्होंने कहा जितेंद्र जी ने, जब तक अमर उजाला जागरण यहाँ से नहीं प्रकाशित होते थे तो दून दर्पण और हिंदी में अंग्रेजी में हिमाचल टाइम्स, ये वैनगार्ड, ये मेन अखबार हुआ करते थे और ये काफ़ी प्रोफेशनली चलते थे। इसलिए नर्सरी भी इन्होंने कहा, जैसे वो बहुत सारे पत्रकारों ने जो उत्तराखंड में हैं वो इन्हीं
स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म से आए हैं। उस समय स्कूलिंग जो जर्नलिज्म की होती थी वो पत्रकारिता तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी बेसिकली। आप ग्रेजुएट हैं तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप उस समय कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा एक चैप्टर अगर उसमें जुड़ जाए आगे के संस्करणों में कि भाई उत्तराखंड राज्य के गठन में पत्रकारिता का क्या रोल रहा आंदोलन में है, वो थोड़ा सा जिक्र है। उस पर बहुत बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ कि मीडिया की रही है। तो उस पर हालांकि बहुत अच्छी प्रयास है और ये संदर्भ ग्रंथ बन सकता है मेरे हिसाब से, बनना ही चाहिए। आपने शायद इसी उद्देश्य के लिए लिखा भी होगा। तो थोड़ा दरअसल जैसे आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड की पत्रकारिता की जो उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है राज्य आंदोलन में। दरअसल जो स्वतंत्रता पूर्व के जितने भी समाचार पत्र या पत्रकारिता रही है पूरे देश के संदर्भ में हम देखें तो उसमें जो पत्रकार हुआ करता था वो एक्टिविस्ट भी होता था, वो मतलब स्वतंत्रता सेनानी भी होता था, वो संघर्ष में सीधा इन्वॉल्व होता था। उत्तराखंड के अंदर अच्छी बात ये रही कि आज़ादी के बाद भी जो अखबार निकले, जो साप्ताहिक थे जितने भी, उनमें से अधिकांश में जो वो थे संपादक थे वो सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। वो चाहे आपने नशा नहीं रोजगार दो के खिलाफ आंदोलन चलाओ, चाहे आप टिहरी जन क्रांति जो हुआ उसका आंदोलन रहा हो, या उसके बाद जो है जंगल बचाने पर्यावरण बचाने की लड़ाई रही हो। तो कहीं ना कहीं हर चाहे अब हम उदाहरण के तौर पे देखें तो हिमानी निकलती थी जो परिपूर्णानंद पनोली जी की, वो अपने आप में उनका एक लंबा इतिहास है। आचार्य गोपेश्वर प्रसाद जी का युगवाणी हो गया, उसके बाद आपका जो है ये नया जमाना हो गया, फ्रंटियर मेल थे वो तो स्वतंत्रता आंदोलन के ही वो थे। तो इस तरह से और उत्तराखंड आंदोलन में जी बिल्कुल दैनिक राष्ट्रीयता हो गई, आपका धुंधवार हो गया। तो मतलब पुराने जितने भी अखबार रहे वो कहीं ना कहीं सामाजिक, अगर कोई मतलब सड़कों पे भी आते थे एक आंदोलनकारी के, ये चीज़ आई है 1994 में जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ। तो उसमें हम लोगों का इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम लोग जब पत्रकारिता के दौर में आए तो दो बड़े चीज़ें हमें देखने को मिली। एक तो वो दौर ऐसा था कि जब कागज़ से हम कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहे थे और कलम से कीपैड की तरफ। तो कागज़ से कंप्यूटर की तरफ बढ़ने के दौर में हम लोगों को बड़ा मतलब शुरुआत में हम लोगों ने बड़ा विरोध भी हम लोग करते थे कि जो है ये क्या मतलब कंप्यूटर ये। तो आज आप देखते होंगे अधिकांश पत्रकारों के जेब से पेन लगभग गायब हो चुका है क्योंकि वो काम कीपैड ने संभाल लिया। तो अक्सर जो है कई बार हमारे साथी लोग भी कहीं मांगते हैं यार पेन देना जरा 2 मिनट को, तो मैंने कहा पत्रकार कहेगा यार तुम पेन भी नहीं रखते। तो ये एक वो बन चुका। तो ये परिवर्तन हुआ। दूसरा जो बड़ा हमारा सौभाग्य उसको हम कह सकते हैं, हमारे साथ के जितने पत्रकार हैं उस दौर के 94-95 के जो बाजू आए, तो जिस समय हम लोगों ने पत्रकारिता में कदम रखा तो देश का आज़ादी के बाद का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आंदोलन, जिसमें एक 5 साल के बच्चे से लेकर और 90 साल के बुजुर्ग तक सड़कों पर थे, और जिस आंदोलन में कहीं एक थप्पड़ भी किसी मतलब पुलिस वाले को नहीं पड़ा, मतलब सरकारी तंत्र को अपने ऊपर जुल्म सहे गए। तो उस आंदोलन में पत्रकार यहाँ का जितना भी रहा पहाड़ का, वो कई लोग हमारे पहाड़ के लोग पत्रकार थे वो जेल भी गए। हम लोग खुद दिन में जो है पत्रकारिता कर रहे, शाम को 6 बजे तक सब फ्री हो जाया करते थे आमतौर पर। उसके बाद आप ब्लैकआउट हो रहा है, अगर ब्लैकआउट का कॉल है तो बिजली घर में जाके उसका ट्रिप डाउन कर दिया। तो मतलब सीधी भागीदारी उसमें होती थी। तो एक अंतर रहा है बाकी देश की पत्रकारिता में और उत्तराखंड की पत्रकारिता में कि वो जो है जनपक्ष जनता के साथ जो है हमेशा जुड़ा रहा है, कि जो जन भावना रही है उसका हिस्सा रहा है, और वो उसके लिखने में भी झलकता था। 2014 के बाद जरूर हम 2 हिस्सों में बटे हुए देखते हैं पत्रकारिता को, लेकिन वो पक्षधरता हमेशा रही है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार होता था लगभग उससे जुड़े हुए ही हम लोग हुआ करते थे, सभी लोग। मतलब एक्चुअली में क्या है कि जो जनपक्षता की आपने बात की, जनपक्षता तो रही है उत्तराखंड की पत्रकारिता में। जहाँ तक उत्तराखंड आंदोलन की भी बात है तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जो उत्तराखंड आंदोलन में घायल हुए, अस्पतालों में भी गए। तो निश्चित रूप से वो एक्टिविस्ट थे, तभी ऐसा भी हुआ। तो ये जो 2014 को मैं ऐसा कोई विभाजन रेखा नहीं मानता उसकी, क्योंकि मुझे याद है जब नवभारत टाइम्स ने ये परंपरा शुरू की थी, आइडियोलॉजिकली तो देखिए आज़ादी के बाद जो पत्र राष्ट्रीय अखबार कहलाते थे, जैसे नवभारत टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान हो गया, या राष्ट्रीय सहारा तो बहुत बात की बात है, तो वो मूल रूप से उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस के करीब होती थी। तो ऐसा नहीं है कि निष्पक्षता
पत्रकारिता का कोई बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और जब नवभारत टाइम्स ने एक नई परंपरा शुरू की थी जो बाद में हिंदुस्तान ने भी फॉलो की, वो कि एक उन्होंने 2 संपादक रखने शुरू कर दिए थे। 90s की बात है ये, कि संपादक विचार और संपादक समाचार। ये बाद में जैसे मृणाल पांडे पहले संपादकीय पूरे मुख्य संपादक रही हिंदुस्तान दैनिक की, उसके बाद वहाँ आलोक मेहता आ गए। आलोक मेहता आ गए तो उनका डिवीजन हो गया, तो वो संपादक विचार हो गई कुछ समय के लिए मृणाल पांडे, और आलोक मेहता जो है वो समाचार मतलब संपादक समाचार हो गए थे। बाद में और अखबारों ने भी ये फॉलो किया, नवभारत टाइम्स ने किया। तो आइडियोलॉजी तो थी ही, आइडियोलॉजी किसी न किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ही करीब होती है। तो निष्पक्षता को मैं बहुत बड़ा कैरेक्टर पॉइंट मानता ही नहीं हूँ पत्रकारिता में, कहीं भी नहीं है, दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं दुनिया के बहुत बड़े प्रतिष्ठित अखबार है गार्जियन, लेकिन 14 के वो बाद भी एक फर्क लेफ्टिस्ट है। 14 के बाद एक फर्क आया है। 14 से पहले हम लोग भी लिखते थे, हम पूरा उत्तराखंड आंदोलन में जब हमें याद है हमारे तमाम साथी लिखते थे, अगर 5 आदमी का जुलूस होगा तो हम 5 को 50 बनाते थे, 50 को 500 भी बनाते थे। या कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं तो सरकार के खिलाफ लिखा जाता था, उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं हम झुके हुए, हमारी एक विचारधारा थी, लेकिन वो बहुत जिस रूप में आज 14 के बाद झलकनी शुरू हुई है कि मतलब या तो इस खेमे में आप या इस खेमे में है, तो पत्रकार जिस तरह से वो उसके समाचारों में दिखने लगा है स्पष्ट तौर पे, वो उस समय नहीं दिखता था, उस रूप में नहीं झलकता था। भले ही पक्ष करता हूँ, मैं समझता हूँ कुछ हमारे बीच में निष्पक्ष वाली समय का अभाव है, तो बहुत सारे थोड़ा पत्रकार भी निष्पक्षता हैं वाली। हमारे बीच में, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं हमारे बीच में जो हैं, अनूप नौटियाल जी हैं, हमारे डोंगवाल जी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और सुशील उपाध्याय भी हैं। तो हम चाहेंगे कि कुछ प्रश्न आपके आए यहाँ पे, तो लेखक की ओर से या हमारी ओर से जवाब दिया जाए। पहली बात तो ये कि जो सकलानी साहब का ये काम है, ये इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अब से 20-30 साल बाद या 50 साल बाद जब कोई इस काम को देखेगा तो एक दस्तावेज के रूप में ये एक उल्लेखनीय काम है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस ढंग से इस काम का दस्तावेजीकरण किया गया है उसमें कोई वैचारिक आग्रह, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई वैचारिक आग्रह उसमें है। सभी धाराओं के पत्रकार उसमें मौजूद हैं। और एक बात जो अंथवाल जी कह रहे हैं, मैं उस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जो पत्रकारिता में पक्षधरता का सवाल हमेशा ही मौजूद रहा है और वो सवाल समय के साथ थोड़ा सा कमज़ोर होता रहा है, और उसकी वजह, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है वो मानना ये है कि उसकी वजह केवल पत्रकार नहीं रहा, कि पत्रकार का कोई वैचारिक धरातल कोई बहुत ज़्यादा डगमगा गया हो। कहीं ना कहीं जो आर्थिक पहलू हैं उन्होंने भी चीज़ों को प्रभावित किया है। तो रोजगार का पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और पत्रकार के रूप में जो जिम्मेदारी का भाव या एहसास है वो थोड़ा सा कमतर हुआ है। मेरा जो सवाल है इस क्रम में, मेरा सवाल ये है कि एक जो दशकों से जिस पर हम चर्चा सुनते आते हैं या करते आते हैं कि भाई हम किसी मिशन पे हैं, तो वो क्या तरीका या पद्धति हो सकती है कि हम इस कन्फ्यूजन से, इस भ्रम से या इस मृग मरीचिका से बाहर आ सकें कि अब हम कोई प्रोफेशन नहीं, अब हम कोई मिशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशन के मूल्य या उस प्रोफेशन की जो संरचना है उसके लिए लड़ें, बजाय इसके लिए कि मिशन के मूल्य क्या थे। तो वो मैकेनिज्म या तरीका क्या हो सकता है कि हम उससे बाहर आएँ, खासतौर से नई पीढ़ी को उससे बाहर निकालें कि अब हम किसी मिशन पे नहीं हैं बल्कि एक प्रोफेशन का हिस्सा हैं, और उस प्रोफेशन में रहते हुए हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूँगा, दोनों लोगों की, अंथवाल जी की भी और अरुण जी की। सुशील जी ने जो बात कही है वो बात अक्सर मैं भी उस बात का कहता हूँ कि भाई मिशन तो हमेशा रहा है। मिशन तो आज़ादी से पहले देश आज़ाद हो, ये पत्रकार का मिशन रहा है, पत्रकारिता का, पत्रकार का, दोनों का मिशन रहा है। हमारा राज्य आंदोलन में हम लोग थे, उस दौरान की पत्रकारिता कर रहे थे, तो हमारा मिशन ये था कि राज्य बने। लेकिन अभी जो हाल के सालों में, 1 दशक में जो स्थिति आई है उसमें क्या है कि अगर आपने मोदी समर्थक हो गए, आप उसमें कुछ लिख दिया उनके पक्ष में,
तो वामपंथी जो सोच वाले होंगे वो आपको गरियाएंगे, दलाल पत्रकार, गोदी मीडिया। अगर आप वामपंथी या उस राहुल गांधी या उस पक्ष के बारे में लिखेंगे तो ये पक्ष आपको जो है दलाल और तमाम तरह की उपमाओं से सुशोभित करेगा। दरअसल जो समाज है वो आज भी, मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो भ्रष्ट नेता हैं वो भी ये अपेक्षा करते हैं कि पत्रकार आज भी वो बिखरे हुए बाल हों, फटा हुआ कुर्ता हो, बगल में थैला लटक रहा हो, उस स्थिति में निकले तो वो पत्रकार है, सच्चा पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है। जबकि पूरा देश, पूरी दुनिया में बदलाव आया है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आया है। जो सुशील जी ने एक सवाल किया, आज प्रोफेशन के रूप में इसको अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ मिशन जिंदा रहे, और मिशन जिंदा रहता है एक पत्रकार के तौर पर तो रहता है। लेकिन जो अभी आर्थिक पक्ष वाली जो बात करी सुशील जी ने, दरअसल आर्थिक पक्ष के साथ साथ सबसे बड़ा जो संकट आया है, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो अखबारों के अंदर जो संपादक नाम की संस्था होती थी वो बेहद कमजोर हुई है पिछले 2 दशकों में। नहीं तो मजाल नहीं थी कि कभी किसी मैनेजमेंट की हिम्मत होती हो किसी संपादक को ये कह दे कि आप ये खबर चलवा देना, ये करवा देना। अभी भी अपवाद स्वरूप 1-2 संपादक हैं देश में, देश की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो संपादक नाम की संस्था कमजोर हुई है। उसका असर ये हो गया है कि आप जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है सरकार, एक अदना सा नेता भी अगर फ़ोन कर देगा तो आपको जो है उसकी धार कुंद कर देनी पड़ती है। ये अखबारों के अंदर हुआ है। बावजूद इसके प्रोफेशन के रूप में अपनाते हुए भी मिशन के रूप में किसी काम को कैसे कर सकते हैं, ये अभी हाल के महीनों में आप देखेंगे कि तमाम दबावों, तमाम उसके बावजूद पिछले महीने तक की बात हो रही, चाहे वो यहीं अपने उत्तराखंड की, चाहे अंकिता हत्याकांड रहा हो, चाहे वो आपका भर्ती घोटाला रहा हो, यहाँ के पत्रकारों ने लिखा और कुछ पत्रकारों ने बहुत बेहतर लिखा। मैं नाम का उल्लेख करना हालांकि ठीक नहीं होगा, पर मैं एक संजीव कंडवाल जी हमारे जो साथी हैं हिंदुस्तान वाले, लिखा और वो उसको नेशनल चैनलों ने तक उनकी खबरों को लगातार उठाया और वो लगातार लिखते रहे, और साथियों ने भी करा ये काम। तो दबाव तो रहता है, दबाव के बावजूद आप अपने मिशन को, क्योंकि सोच में अगर आपकी, हमारी सोच है कि हमें ये करना है, हम उसके बीच में रास्ता बनाते थे। सुशील जी यहाँ हैं, इनको वो है क्या नाम, अनुभव है कि किस तरह से हम लोग में अमर उजाला में साथ होते थे। यहाँ उस समय 9 नारायण आया था, 2006 की बात है, और हमारा ये तय हुआ कि ये खबर छपनी है। इंदिरा हृदय उस समय सूचना मंत्री होती थी, बहुत दबाव सरकारों का था कि ये इनकी खबर जो है वो ना छपे, या उनके कार्यक्रम भी बैन हो रहे थे तो नेगी जी के समय। सुशील जी और हमने बात करी, हमने कहा ये खबर छपनी है और ये गढ़वाल में भी लगनी है और यहाँ भी लगनी है। संपादक जी को अगर पता लगेगा तो खबर नहीं लगेगी। तो हमने क्या करा, जो हमारे डेस्क पे होते थे, पूरी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और अमर उजाला जब देहरादून के लिए शुरू हुआ मेरठ से, तो उस समय से और अभी हाल के सालों में वो रिटायर हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो पूरे पहाड़ में एक पत्रकार के बारे में उनको जानकारी है। तो उनसे सुशील जी ने हमने बात करी कि ये खबर लगनी है, तो उन्होंने कहा यार मरवाओगे तुम, चलो खैर तुम बना के तो देखी जाएगी। हमने उसमें जो है, उस समय तक हुआ ये था कि 1 हफ्ते में वो करीब 50,000 से ज़्यादा कॉपी उसकी चली गई थी। उस समय VCD का ज़माना था। तो उन्होंने कहा इसका मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको गढ़वाल में लगा देता हूँ, सिटी में तब देखा जाएगा। अब गढ़वाल में हमने गुपचुप ढंग से खबर बनाई, उनको दे दी, सीधे उन्होंने लगा दी। वो जब संपादक के पास 11 बजे के आसपास गढ़वाल एडिशन आया तो वो आग बोला हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर उनको भी डांट पड़ी जो पड़ती है। तो हमने कहा ठीक है कि सिटी में नहीं लगेगी अब ये। हमने कहा ठीक है, सिटी में नहीं। इस बीच में हमने उसको इंटरनेट पर डाल दिया। उस समय इंटरनेट पर खबरें पढ़नी शुरू हो गई थी ई-पेपर वगैरह के लिए, तो हमने डाल दी। अगले दिन संपादक जी को हमने कहा अब तो सिटी में लगा देते हैं, जब छपी गई। कह रहा यार सिटी में रहने दो उसको। अरे हमने कहा इंटरनेट पे भी डाल दी। कि तुमने उस पर भी डाल दी। हमने कहा कि तुम जरूर मरवाओगे कि अब लगा लो, फिर क्या करेगी, जब वहाँ भी चली गई और वहाँ भी चली गई। तो लास्ट में वो लगी। यानी कि कहने का आशय यह है कि अगर हम करने की ठान ले, पत्रकार का ठान ले, तो कर सकता है, उसके रास्ते निकलते हैं। तो मिशन हमेशा रहा है, और व्यवसाय जो, चूँकि आर्थिक रूप से पत्रकार का सक्षम होना कोई बुरी बात नहीं है, यह है कि उसके स्रोत सीधे सपाट हों, उसके स्रोत दूषित ना हो। ये मैं समझता हूँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय ने जो सवाल पूछा है, मैं शुरू करूँगा 1992 से। उस समय समीर जैन बड़े चर्चित व्यक्तित्व थे, टाइम्स समूह के मालिक हैं वो। आज तो उनके बच्चे लोग संभाल रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को। लेकिन समीर जैन का एक वक्तव्य जो है वो
पूरे समाचार जगत में बहुत चर्चित रहा था, उस समय ही पहली बार आया था वो। उनका ये कहना था कि समाचार पत्र जो है वो एक प्रोडक्ट होता है, जैसे एक साबुन, वो प्रोडक्ट मानते थे। और कई बार हालांकि उनके पास उनके जो मुख्य संपादक थे वो बड़े प्रतिष्ठित मतलब पत्रकार थे, दिलीप पटगांवकर उस समय। लेकिन समीर जैन का ये वक्तव्य बड़ा फेमस रहा था, समाचार पूरे जगत में चर्चित रहा था। उन्होंने कहा था कि समाचार क्या होता है। समाचार, उन्होंने ये कहा था कि एडवर्टाइजमेंट के बीच में फिल होने वाली जगह रहती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू तो बड़े अच्छा, आज आज़ादी के समय में जो अखबार शुरू हुए थे वो किसी उद्योगपति ने शुरू नहीं किए थे, वो एक्टिविस्टों ने ही शुरू किए थे। और बल्कि 1970-80 तक बहुत सारे एक्टिविस्ट अखबार चलाते रहे, और वो बंद इसीलिए हुआ क्योंकि आर्थिक कारण रहे। उसके आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत तो किसी भी गतिविधि के लिए होती है। तो प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अ बैड थिंग इन इटसेल्फ। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, जैसे इंजीनियरिंग है, वैसे ही जर्नलिज्म भी एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अ बैड थिंग इन इटसेल्फ। अगर उसको एथिक्स को मेंटेन करने का दबाव है जर्नलिज्म पे, वो सोशल मीडिया की तरफ से आया है। ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं है। आज अगर आप किसी खबर को दबा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे तो तुरंत वायरल हो रही है। इसलिए दबाने का कोई फायदा अखबार ले लेगा, मुझे लगता नहीं है। हालांकि अगर कर रहे हैं तो वो इमेच्योरिटी है, मुझे लगता है। इसीलिए सोशल मीडिया की वैल्यू बढ़ी है। प्रोफेशनलिज्म तो लाना ही होगा। प्रोफेशनलिज्म में खबर को दबाना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन उसे एक एज एक्सीलेंट प्रोफेशन ट्रीट करना वही हल है। वरना सोशल मीडिया के दबाव मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को बाहर कर देंगे सर्कुलेशन से। अजीत जी है हमारे साथ। समय बहुत कम रह गया। अजीत जी है हमारे साथ ना। आप आउटलुक में स्टेट एडिटर रहे हैं और फिलहाल यहाँ है देहरादून में, तो आप जहाँ तक बात इस बात की चली है कि पत्रकारिता मिशन है या एक प्रोफेशन के तौर पे, तो मेरा इसमें मानना ये है कि अगर हम इसको पूरी तरीके से प्रोफेशन भी मान लें, मिशन वाली बात को हम थोड़ा सा इग्नोर भी करें, तब भी एक प्रोफेशन के जो तौर तरीके, मानक, कायदे होते हैं, उन पे मुझे लगता है मीडिया में और जर्नलिज्म के बीच में काफ़ी काम करने की गुंजाइश है। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे भी एक बहुत बड़ा, जबकि बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है द वायर, उनकी एक स्टोरी को उनको वापस लेना पड़ा। उसमें कुछ इस तरह की गलतियाँ चली गई थी। तो जो फैक्ट चेकिंग पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के प्रोफेशन के तौर पे और उसको इस रूप में अभी आकार लेना है, जहाँ रिपोर्टिंग के उस तरह के मानक जो पहले थे कि भाई हमें अगर हम किसी के बारे में खबर कर रहे हैं तो उसका वर्जन लेना है, बिना तथ्यों के नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन ये बेसिक्स जो ये डिजिटल हुआ जर्नलिज्म और ऑनलाइन हुआ, जिसमें हम खबर की पुष्टि करने का भी वक्त नहीं होता हमारे पास, और खबर फैलाने की जल्दी होती है खबर को जांचने के बजाय, तो उसमें वो सब बेसिक्स जो थे, जो बने थे ओवर द ईयर्स, जो कुछ उसूल बने थे, सिद्धांत थे, अखबारों की वजह से वो स्थापित हो चुके थे रूट से, वो खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि जो तमाम पत्रकारों के संगठन हैं या मीडिया स्कूल्स हैं या और जो लोग हैं जो इस पेशे को चाहते हैं कि पेशेवर तरीके से लिया जाए, उनको इन उसूलों को, इन सिद्धांतों को बनाने में एक मानक बने कि भाई जैसे तमाम सारे और पेशे में भी, जैसे मेडिकल्स के भी एथिक्स होते हैं, सीए का जो प्रोफेशन है उनके अपने एथिक्स है। ठीक है, वहाँ भी कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, गलत लोग वहाँ भी हैं, लेकिन फिर भी उनके कम से कम कुछ रूल बुक, कोई मॉडल तो है उनके सामने। तो मुझे लगता है पत्रकारिता में उस तरह के एक बुनियादी मानकों का जो अभाव है और वो बनाने की ज़रूरत है। तो कम से कम हम इसको प्रोफेशन के तौर पे, मिशन वाली बात तो हम भूल ही जाएं, कम से कम प्रोफेशन के तौर पे भी हम इसको और बेहतर कर सकेंगे और ये अपने मकसद में, जो सच को सामने लाने का मकसद है, उसमें और शामिल हो सकेंगे। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ उसकी बात का। हेलो, डंगवाल जी, वीरेन डंगवाल जी। मैं वीरेन डंगवाल। सबसे पहले तो मैं सकलानी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने पत्रकारिता पे जो ये पुस्तक आई है, निश्चय ही ये आगे बहुत जो है सार्थक होगी समाज के लिए।
अक्सर मैंने देखा है पत्रकारिता पे जो है काफ़ी पुस्तकें वैसे हैं, पहले भी आई हैं, नौटियाल जी की वे बहुत सारे पुस्तकें हैं, लेकिन अधिकतर मैंने ये देखा है जो सक्रिय तौर पे पत्रकारिता में है, जो मेन स्ट्रीम में है, उन लोग कभी नहीं पुस्तक लिखते। अंतवाल थोड़ा ध्यान करना, वो लोग कभी पुस्तक पत्रकारिता पे नहीं लिखते। नंबर एक, क्यों नहीं लिखते? एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, वो क्यों नहीं लिखते। दूसरी बात, इतने पत्रकार संगठन है, मुझे लग रहा आज की डेट में तो उत्तराखंड में गिनती भी मुश्किल है, इतने पत्रकार संगठन हो गए हैं। देहरादून में कुछ ज़्यादा ही संगठन भी हैं। उन्होंने पत्रकारिता के इतिहास पे या पत्रकारिता के लिए कभी कोई काम क्यों नहीं किया? आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए थोड़ा ये सवाल मेरा आपसे भी है कि इतने सारे हमारे संगठन भी हैं, सक्रिय पत्रकार भी हैं, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। मैंने जितनी भी पुस्तकें देखी, अब सकलानी जी ने इस किताब पे बहुत मेहनत की है। अब जो पुराने हमारी पत्रकारिता का दौर रहा, तब से लेके अल्मोड़ा बाजार से लेके गढ़वाली से लेकर आज हम वर्तमान में जो नए नए हमारे जो डिजिटल मीडिया आ गए, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन इस दौर में पत्रकारिता में जो गिरावट आई वो तो चीज़ ही अलग है। मैं ये बोलूँ कि पत्रकारिता पे किसी सक्रिय संगठन ने या उसने कभी मेहनत करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उन लोगों को लगता था कि पत्रकारिता में नहीं लिखा जा सकता, या पत्रकारिता इस लायक नहीं है कि इस पे हमें किताब लिखनी चाहिए? वैसे बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बहुत खर्चे भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? अंथवाल जी और सिंह साहब से मेरा ये क्वेश्चन रहेगा। डंगवाल जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि पत्रकार संगठन और जिनको इस दिशा में कम से कम काम करना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं। पत्रकार संगठन के अलावा जो पत्रकार भी हैं, जो मुख्य धारा के जो पत्रकार हैं, एक तो समयाभाव, वो आप जानते हैं किस तरह के दबाव हैं। तो लिखने की एक पुस्तक में जो है लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 7 साल से, अब आप लगाइए तो समय वो शुरू करी हुए 7 साल हो गए। तो ये स्थिति होती है समय का। तो एक वो है जो पत्रकार संगठन है, सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ आ रही है कि जो पढ़ने लिखने वालों की संख्या है वो कम हो रही है। मतलब पत्रकारों की बात कर रहा हूँ मैं, पाठक की नहीं कर रहा हूँ। पत्रकार पढ़ता लिखता हो, ये स्थिति कम हो गई है। और डिजिटल मीडिया जैसे अभी उन्होंने चिंता व्यक्त की, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कुछ भी, अभी परसों ही एक अखबार का, बड़े अखबार की बात है कि उसने एक खबर चला दी, विधानसभा सत्र होना है, वो केवल लेटर कहीं पे देखा उसने और उसके आधार पर चला दिया कि इतनी तारीख से। अब वो लिखा तो अब रिपोर्टर ने उसकी पुष्टि नहीं की थी, उसने कहा मैं जो है अभी पुष्टि करूंगा, पता लगा वो जो है नेट पर डाल दी। उसके बाद तुरंत उन्होंने फिर पोर्टल से कुछ देर बाद हटाई भी। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी जो है उसने, उसकी वजह से, और ये कुछ भी ब्रेक कर देना, कुछ भी लगा देना। अब हर जो सब्जी बेचने वाला है वो भी आज की तारीख में पोर्टल और वो चला रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उसका मतलब एक पत्रकार जो है पोर्टल चला रहा है या यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसके कंटेंट में जो एक जो बैंड बजाने वाला वो पोर्टल चला रहा है, चैनल चला रहा है, तो उसके कंटेंट में कहीं तो अंतर आएगा ही, होगा ही होगा। तो ये वजह है। तो वहाँ वो सरकारी तौर पर उस पर रोक या कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए जिससे उस पर कहीं अंकुश लगे। दूसरी चीज़ है, अभी आपने प्रेस क्लब वाली बात करी, तो मैं प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग एक कोशिश इस बार हमने करी है कि हम मैं वही बात कर रहा हूँ, प्रदेश की मतलब उदासीनता है निश्चित तौर पे है। वहाँ भी कारण यही है कि वहाँ पढ़ने लिखने वालों का अभाव है। संगठनों में जो लोग हैं वो आप जानकारी आपको होगी, नहीं होती। प्रेस क्लब में से एक साल में हमें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। जब भी कोई ऐसे आयोजन करने होते थे तो उसमें मुट्ठी भर लोग जुटाने बड़े मुश्किल होते थे। तो हालांकि इस बार हमने कोशिश एक करी है कि हम उत्तराखंड आंदोलन का जो इतिहास रहा है वो भी कहीं लिखा नहीं गया है अभी तक। तो जो पत्रकार उस समय सक्रिय रहे पूरे प्रदेश के, कुमाऊं से भी, गढ़वाल से भी हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। ऐसे 25-30 लोगों से लिखवाने की कोशिश हमारी स्मारिका जो निकल रही है। तो हम एक स्मारिका के बहाने हमने ये सोच रहे हैं कि कहीं उसका संकलन हो, तो अगले हफ्ते 10 दिन में वो शायद आ जाएगी। तो ये कोशिश हम छोटे स्तर पर ये करी है। बाकी आपका, चूँकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त उत्तर दूंगा। पत्रकारों ने किताबें बहुत लिखी हैं लेकिन पत्रकारिता पर नहीं लिखी है, ये बात। और कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो पत्रकारिता से संबंधित है, वो कोर्स बुक के रूप में लिखी गई हैं कि भाई टीवी पत्रकारिता कैसी हो, ये कैसी हो, वैसी हो। संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं। ये एक अच्छा प्रयास है, पहला प्रयास है यहाँ का। तो इसलिए बिल्कुल समय हो गया है। हाँ, सकलानी जी को हम बधाई देते हैं इसके लिए, धन्यवाद। आपने मेरा कुशल मार्गदर्शन किया। हमारे उपेंद्र शर्मा जी, हमारे यूपी सिंह जी और हमारे दून प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं
भाई साहब हमारे जितेंद्र अंतवाल जी, और यहाँ हैं अनूप नौटियाल जी, पूरा संचालन कार्यक्रम देख रहे हैं, बडोनी जी, डंगवाल जी, हमारे जेपी ममगन साहब मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं, हरिचंद जी, नरेंद्र सिंह जी और जैक्सन सकलानी, हमारे सुशील उपाध्याय। क्योंकि समय की कमी है, इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है। मेरा प्रयास है, क्योंकि मैंने देखा कि हमारी जो पत्रकारिता उत्तराखंड की 180 वर्ष पुरानी है, वो 1842 से लेकर, जबकि मसूर से पहला अखबार दी हिल से निकला था, उसके बाद जो है जब समय विनोद जो है वहाँ से अल्मोड़ा से निकला था, हाँ समय विनोद नैनीताल से निकला था, इसके बाद जो है मतलब कि अल्मोड़ा अखबार निकला, फिर हमारा गढ़वाली निकला अखबार जो है, इसके बाद शक्ति निकला 1918 में, इसके बाद जो है ये बॉडी से निकला था, और पुरुषार्थ निकला, उसके बाद हमारे जो कर्म भूमि निकली, इतना महत्वपूर्ण भैरवदत्त धूलिया जी और भगदर्शन जी, और उसके बाद जो है जो युगवाणी चल रहा। और आज तो आप देख लीजिए कि किस ढंग से देहरादून के मतलब पहली शुरुआती पत्रकारिता मसूर से हुई, और देहरादून में नया जमाना राधाकृष्ण कुकरेज जी का है, कोठियाल जी का जो युगवाणी है वो अभी तक चल रहा है, और इसके बाद जो है जो दून दर्पण है, फ्रंटर मेयर है उनका बम्बवाल जी का, उसके बाद जो है प्रबंधन पैनोली जी का हिमानी निकला, और हिमानी के बाद जो है जो और अखबार आजकल की जो पत्रकारिता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया तो पहले मात्र मूल पत्रकारिता, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, और आज आप देख रहे हैं कितने पोर्टल आ रहे हैं। देहरादून में ही इस समय 67 तो दैनिक अखबार निकले हैं, 910 जो हैं साप्ताहिक अखबार निकल रहे हैं, 67 करीब जो हैं साप्ताहिक बाद त्रैमासिक निकल रहे हैं, और उसके बाद इतने सारे पोर्टल निकल रहे हैं। तो ये एक पहले जो मिशनरी था वो तो नहीं है, लेकिन एक रोजगार के लिए वैसे भी आजकल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है पत्रकारिता, क्यों आप जानते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और महर्षि नारद जी की जो कल्पना थी वो आज जो है, क्योंकि समाज को जागृत करने के लिए, राजनीतिक और सामाजिक जागृति के लिए पत्रकारिता का महत्वपूर्ण स्थान है। या लोक हिताय लोक हिताय जो है, लोक जन स्वास्थ्य हिताय जो है, लोक हिताय और अपने स्वांता सुखाय के लिए पत्रकारिता हो रही है। और धीरे धीरे आज पत्रकार सूचना क्रांति के युग में आज पत्रकारिता जो बढ़ रही है, क्योंकि एक लोकतंत्र का स्तंभ है और एक पांचवा वेद भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता आज के जो वो है संदर्भ में उसका महत्वपूर्ण स्थान, और धीरे धीरे उत्तराखंड की पत्रकारिता आगे बढ़ी। इसलिए मैंने कोशिश की कि पहले भारत की पत्रकारिता, जब 1557 में सबसे पहले पुर्तगाल के लोग जब आए, गोवा में प्रेस खुली थी, 1680 में पहला जो हिक्की जॉन हिक्की ने जो है सबसे पहला अखबार निकला, और उत्तराखंड में तो जो सबसे पहला 1842 में जो मसूरी से द हिल्स मैकनी ने निकाला, उससे लेकर जो है ये तो संता से पूर्व की पत्रकारिता। और आजकल जो वर्तमान पत्रकारिता है, सूचना क्रांति के इसमें उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब से ये हमारे पहले तो साप्ताहिक अखबार दैनिक जागरण है, अमर उजाला 1997 में जब आए, उसके बाद जो है राष्ट्रीय सहारा है, और जो राष्ट्रीय स्तर के अखबार उत्तर उजाला हल्द्वानी से 1970 में निकला। तो धीरे धीरे जो है उत्तराखंड में पत्रकारिता के उन्नयन और विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और नित्य नए सामाजिक जागृति के लिए, और एक जागृति सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जागृति में। और देखिए इतना पर्दाफाश पत्रकारिता ये काम, आकाशवाणी दूरदर्शन इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य, उसके उन्नयन के लिए बड़े बड़े रोजगार जो हैं उपलब्ध कराता है पत्रकार लोगों को। कई सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी, इनके पद हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में और भी हैं। आज जब से इंटरनेट आया तब तो बहुत ही विकास हो रहा। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की पत्रकारिता आज जो है उन्नयन की दिशा में बढ़ रही है। आप लोगों ने, एक मेरा सूक्ष्म सा प्रयास है, फिर भी आप लोगों ने इसको सुना, तो मैं पुनः आप सबका आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।